हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, कौन सा चैप्टर देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्टेप अकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप स्टेप अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग और जब मन चाहे आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में अगर रेफ़र भी करते हो तो आप कुछ आपके लिए प्राइजेस भी हैं, ओके। और यहाँ पे ऐप में आपको नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, मिलेंगे, ओके। और वैसे ही स्टेप अकेडमी की जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। जैसे कि फ्री है तो आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, ओके। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12, क्या है, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, ओके। तो फॉरेस्ट से हमें तो समझ में आता है जंगल। अगर मैं जंगल बोलूँ तो आपको क्या याद आता है? हमें बहुत सारे पेड़, जंगली जानवर, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में आती है। हमें ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं, राइट, कि बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, शेर होगा, चीता होगा, बियर होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है फॉरेस्ट, और ये हमारे लिए, ये हमारा लाइफ लाइन कैसे है, तो वो ही चीज़ हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट मतलब घर, ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरल घर है, मतलब नेचुरली, किसी मैन मेड नहीं है, ये अपने आप, ओके। नेचुरल हैबिटेट है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अलग अलग तरीके के हमें यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलते हैं और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो होता है अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स का क्या है? घर है, ओके। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो घर कैसे है? तो घर का मतलब क्या होता है कि घर में, घर क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, रूफ प्रोवाइड करता है, राइट। तो वैसे ही एनिमल और प्लांट्स के लिए फॉरेस्ट क्या है? शेल्टर है, रूफ प्रोवाइड कर रहा है। और क्या दे रहा है? खाना। घर जाके हमको खाना मिलता है ना, तो वैसे ही एनिमल्स और किसको, प्लांट्स को, प्लांट्स तो खैर जहाँ पे भी रहेंगे तो वो अपना खुद ब खुद खाना बना लेंगे, बट एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो होता है शेल्टर होता है और फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट आर। अब कुछ कॉमन एनिमल्स के बारे में हम देख लेते हैं जो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, डियर, ज़ीब्रा, जकाल, बाइसन, बोर, स्नेक, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। तो जकाल क्या होता है? जकाल होता है एक टाइप का, हम बोल सकते हैं कुत्ते टाइप का होता है वो, ठीक है। और बाइसन क्या होता है? बाइसन इज टाइप ऑफ काउ। काउ में भी अलग अलग, जैसे डॉग्स में अलग अलग ब्रीड्स होती है ना, वैसे गायों में भी ब्रीड्स होती है, गायों में भी प्रजातियां होती हैं, ओके। उसमें से एक बाइसन होता है। फिर आता है बोर। बोर एक टाइप का पिग है, ठीक है। क्या है ये? पिग का टाइप है, ठीक है। बाकी हमें स्नेक, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल तो पता ही है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में मिलते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट आर। अभी हमने एनिमल्स के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि कौन से टाइप के प्लांट्स हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। ट्रीज लाइक टीक, बैम्बू, साल, शीशम, नीम, पलाश, खायर, आंवला, कचनार एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हमें ये सारे प्लांट्स जो हैं, पेड़ जो हैं, हमें कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में मिलते हैं। Forests also have several kinds of shrubs, herbs and grasses, climbers, creepers, etc. Okay? पेड़ के अलावा फॉरेस्ट में हमें श्रब्स भी मिलते हैं, हर्ब्स भी मिलते हैं, क्लाइंबर्स भी मिलते हैं, ग्रासेस भी मिलती हैं और क्रीपर्स भी मिलते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में। ये सारे पेड़ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फॉरेस्ट में हमें सारे पेड़ मिलते हैं और हर तरीके के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। क्रीपर्स हो गया, क्लाइंबर्स हो गया, मतलब बेल, ठीक है। कुछ होते हैं छोटे, थोड़े बड़े, सबसे बड़े। तो हर टाइप के, हर हाइट के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, हर वैरायटी के हमें देखने को मिलते हैं। बेल भी हमें देखने को मिलती है, ओके।
करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स। ओके, तो फॉरेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं एंड डीकम्पोजर्स मिलते हैं। प्लांट्स एनिमल्स तो हमें पता है, बट ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे आपको जगह जगह पे मशरूम देखने को मिलते होंगे, राइट? तो मशरूम क्या है? मशरूम इज डिकम्पोजर। ओके, तो ये क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और कुछ लिविंग दूसरे लिविंग और टाइप और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, दैट मीन्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, उसको तोड़ते हैं। क्लियर? द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। तो फॉरेस्ट में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और क्या होते हैं? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी होता है। नॉन लिविंग में कैसा आज क्या हो जाता है? फॉरेस्ट में हमें वाटर मिलता है, मिट्टी, सॉइल देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है? एयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। लिविंग कौन से हो गए और नॉन लिविंग कौन से हो गए? चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। ओके, अ फॉरेस्ट हैज़ मैनी ग्रीन प्लांट्स। फॉरेस्ट के पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तभी तो वो जंगल है ना। द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी पेड़ आपको हरे दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अभी प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होता है? मतलब कुछ तो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के लिए भी और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी क्या बना रहे हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड। ओके, तो प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और हम प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो हमको खाना कौन देगा? इसलिए प्लांट्स ज़रूरी हैं। ओके, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। चलिए इसको हम थोड़ा ब्रेक, ये जो वर्ड है इसका संधि विच्छेद तो आपको नहीं पता होगा, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं इस वर्ड को। ओके, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर, टू मेक। ओके, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर, कुछ चीज़ बनाना। ओके, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो खाना बना रहे हैं। तो खाना, फूड, वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं? लाइट की हेल्प से। ओके, जो सनलाइट होती है ना, उसकी हेल्प से प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। वही सनलाइट को ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं, ठीक है। और कि कुछ क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। इसलिए फूड जो है लाइट के प्रेजेंस में ही बनता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। All animals are consumers, they obtain their food from others. जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो आत्मनिर्भर होते हैं। भाई मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं अपना खाना बनाऊंगी और तुम सबको भी खाना खिला दूंगी। ओके, तुम सबके लिए भी खाना बना दूंगी। बट एनिमल जो हैं वो बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, आलसी तो नहीं बोलना चाहिए, बट उनके पास इतनी वो केपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उनके पास वो टैलेंट ही नहीं होता, वो क्वालिटी ही नहीं होती है कि वो प्लांट्स की तरह खाना प्रिपेयर कर सकें। ओके, इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ओके, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो है, मैंने बताया जितने भी एनिमल्स, जैसे आप बोलोगे कार्निवोर्स तो मैम प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो मैंने बोला ना बच्चे कि एनिमल्स जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। अब जो एनिमल्स कार्निवोर्स क्या कहते हैं? फ्लैश ईटर्स होते हैं,
ओके वो जानवरों का शिकार करके उनको खाते हैं। बट वो किन जानवरों का शिकार करते हैं? हर्बीवोर्स का, है ना। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं। ओके तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होंगे, राइट। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। नाउ विल टॉक अबाउट डिकम्पोजर्स कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। The living organisms such as bacteria and fungi which live and feed on dead animal and plants are called saprotrophs. Okay, decomposers क्या होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, मशरूम्स हो गए। तो ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग, जो चीज़ मर गई है, ठीक है, खत्म हो चुकी है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके या फिर किसी चीज़ को सड़ा के। अब सड़ा के कैसे लेते हैं? चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं ब्रेड का। बारिश में आपने देखा हो या कभी भी गर्मी में भी, तो रोटी और अगर ब्रेड ज़्यादा दिन तक रखी रह जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, उसमें ग्रीनिश पाउडर टाइप का कुछ होता है। तो वो क्या है? फंगस। वो क्या है? फंगस है। तो ये फंगस क्या करती है? उस चीज़ को सड़ाती है और देन न्यूट्रिशन डिराइव करती है। ओके सड़ाना, डिकेइंग मतलब सड़ाना। इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। Scavengers, those animals which eat dead animals. Okay, scavengers में आते हैं animals. Scavengers में क्या आते हैं? Animals, जो dead organisms को, living organism को खाते हैं। अब क्या होता है कि शेर वेर का पेट भर गया, ठीक है, अब उसने जैसे कि डियर को उसने हंट करा था, ओके और उसको कंज्यूम करा था। अब उसका पेट भर गया है, वो डियर को छोड़ के वहीं से चला जाएगा। तो अब कौन आएंगे? स्कैवेंजर्स आएंगे। स्कैवेंजर्स उस मरे हुए एनिमल पे, जैसे कि मरा हुआ एनिमल क्या था यहाँ पे? डियर, उस पे फीड करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। ओके तो स्कैवेंजर्स में क्या आ जाते हैं? ईगल आ जाता है। ईगल आ जाता है किस में? स्कैवेंजर्स में। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लायन जो है वो कार्निवोर्स है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज डिकम्पोजर्स। और ये तो हमें चील दिख ही रही है। चील क्या करती है? स्कैवेंजर होती है। ओके चलो अब हम चलते हैं आगे। द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम होता है। कैसे होता है? An ecosystem is a self-sufficient unit of living thing and non-living thing. Environment needing only the input of sunlight energy for its functioning. Ecosystem वो होता है जहाँ पे living, non-living प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग पे भी डिपेंडेंट है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंडेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में और किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग इस सिस्टम में हो सके। क्लियर? चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्फ सफिशिएंट होता है। ये लिविंग और थिंग्स का यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिविंग थिंग्स भी मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें। और इनको क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है फंक्शनिंग करने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो प्लांट्स फूड बनाती है वो कैसे बनाती है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? फूड एनर्जी में। और वही फूड एनर्जी जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होता है। इसलिए इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर सके क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट मिलेगा तभी तो खाना बनेगा और सब में बटेगा। ओके नाउ the forest is an ecosystem consisting of plants, animals, decomposers and non-living things. Forest ecosystem है जिसमें हमें प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, डिकम्पोजर्स भी मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और इकोसिस्टम, फॉरेस्ट क्या एक तरह का इकोसिस्टम है। देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके इंटरैक्शन होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। कैसे होता है? चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वो ये क्या बताया? रिलेशन। जो एनिमल है वो किस पे डिपेंडेंट है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यहाँ पे क्या हो गई? एयर। ओके अब हमें प्यास लगती है तो हम प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से। तो वाटर क्या है? नॉन लिविंग। और
सारे एनिमल्स को, सबको, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो इंटरेक्शन पता समझ में आ गया ना कि लिविंग से लिविंग का, नॉन लिविंग का, दोनों का इंटरेक्शन। ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट क्या थे? लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इनका क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल से बताया है तो समझ में आ गया होगा। बट देखते हैं क्या लिखा है। फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है, पढ़ रहे हैं हम। देयर आर ऑटोट्रॉप्स, हीटोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप, सेप्टोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स, ओके, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये खुद खाना बना लेते हैं, ये खुद अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटो मीन्स खुद से, ठीक है, तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। नाउ हीटरोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। हीटरोट्रॉप्स आर एनिमल्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये भी बात हम कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और वो किस पे उनको हम क्या बोलते हैं? हीटरोट्रॉप्स हम उनको बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स आर एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पर फीड करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर को साथ में पढ़ा था। अब हम क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी देख लेते हैं। ओके, decomposers are microorganisms which decompose dead plants animals into humus. ओके, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। ओके, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? ह्यूमस में। ह्यूमस जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो सॉइल में हम कोई भी प्लांट लगाना चाहेंगे, कल्टिवेट करना चाहेंगे तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि सॉइल क्या है? फर्टाइल है। क्लियर? ये बात हुई किसकी? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ किसकी? फॉरेस्ट की। ओके, नाउ कम्स फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अब क्या होता है कि प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करते हैं? कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स जब, अब इन तीनों में से अगर कोई भी मर जाता है, किसी की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इस पे कौन फीड करते हैं? इस पे फीड करते हैं सेप्रोट्रॉप्स या डीकम्पोजर्स। ओके, तो ये क्या होता है? एक फूड चेन होता है, किसने किसको खाया। Organisms which feed on plants are eaten by other organisms and so on to form a food chain. Okay? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे फीड करते हैं उनको किसी ऑर्गेनिज्म ने खाया, उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, और ऐसे पूरी साइकिलिक चेन की तरह चलती रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। जैसे ग्रास ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट ने ग्रास को कंज्यूम किया, अब इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को किसने खाया? चील, ईगल ने खाया। ओके, तो ये क्या हो गया? फूड चेन हो गई। ये क्या हो गया? फूड चेन हो गई। देयर आर मैनी फूड चेन इन द फॉरेस्ट। ऐसे ही बहुत सारी फूड चेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है। अब ग्रास की जगह मैं यहाँ पे प्लांट्स लिख दूँ, इंसेक्ट की जगह यहाँ पे मैं डियर लिख दूँ, और डियर को कौन कंज्यूम करेगा? टाइगर, लायन, तो मैं ये वो सारे नाम लिख दूँ। ओके, तो ऐसी बहुत सारी फूड चेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। If any food chain is disturbed, it affects other food chain. अगर इसमें से कोई भी एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो वो दूसरी फूड चेन को डिस्टर्ब करती है। ओके, ये भी हो सकता है अगर इसमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट पड़ता है। अगर ग्रास नहीं होगी तो इंसेक्ट नहीं होगा, इंसेक्ट नहीं होगा तो फ्रॉग नहीं होंगे, फ्रॉग क्या कंज्यूम करेंगे, राइट। तो अगर कोई एक फूड चेन का कंपोनेंट भी डिस्टर्ब हो गया या कोई फूड चेन भी डिस्टर्ब हो गई तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके,
एवरी कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन वन अनदर। फॉरेस्ट के हर एक कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट है। अभी मैंने बताया कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, और वो क्या करते हैं, उसमें जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वापस कहाँ पहुँचा देते हैं, सॉइल में। और इस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके तो कैसे ना कैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। क्लियर? If we remove one component like trees, all the other components are affected. अगर इसमें से हम एक component हटा दें जैसे कि tree, तो बाकी सारे components जो हैं उन पे भी असर हमें देखने को मिलेगा। Okay. Characteristics of tree in forest, crowns of trees. ठीक है, चलिए अब हम जो फॉरेस्ट में हमें ट्रीज मिलते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राउन्स ऑफ ट्रीज की। ओके, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ ट्री। अब क्या होता है क्राउन, लेट मी शो यू। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। तो ये क्या है, ब्रांची पार्ट, ट्री का ये एकदम ब्रांची पार्ट है और इसको हम क्राउन बोलते हैं ट्री का। अब ये अलग अलग शेप के होते हैं, पिरामिड होते हैं, राउंड होते हैं, वेस होते हैं, ओवल, स्प्रेडिंग, लेयर्ड, कॉलमनर और वीपिंग। ओके, तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्राउन्स हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने अशोक का पेड़ देखा होगा तो वो कैसा होता है, कॉलमनर होता है ना। और बाकी सारे प्लांट्स भी आपने देखे होंगे, मैंगो देखा होगा तो वो कैसा होता है, वो ओवल शेप का होता है या राउंड शेप का होता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, मतलब शेप, क्राउन वाले शेप। ठीक है, अलग अलग शेप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके अगेन यही है, द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। ट्रीज हैव डिफरेंट हाइट्स, क्राउन्स, शेप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो टॉल ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, जो टॉल ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो दूसरे प्लांट का रूफ जैसे बनाता है। अगर हम फॉरेस्ट में ऊपर देखेंगे तो हमें एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और रूफ किससे बना हुआ होता है, प्लांट से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, प्लांट से बना हुआ होता है। ओके, ये हमें क्या दिख रहा है, रूफ दिख रही है। क्लियर? द 5 लेयर स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर की। द 5 लेयर्स ऑफ अ फॉरेस्ट वेजिटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग डाउन आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट के 5 लेयर्स कौन कौन से होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, टॉप से, और नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले होता है कैनोपी। सबसे पहला क्या होता है, कैनोपी। जो रूफ हमें देखने को मिलती है ना फॉरेस्ट में, हम ऊपर देखेंगे जो हमें रूफ देखने को मिलती है कि पूरा आसमान जो है उसका आई नहीं देख पाते। क्यों, पेड़ इतने बड़े हैं, उन्होंने पूरी रूफ बना के रखी फॉरेस्ट की, तो वो रूफ को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैनोपी। द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट लाइक अ रूफ ओवर फॉरेस्ट। ओके, ये सबसे टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती हैं एंड लीव्स होती हैं किसकी, टॉल ट्रीज की। ट्रीज की ये टॉप मोस्ट ब्रांचेस और लीव्स को हम कैनोपी बोलते हैं। और ये हमें कैसे दिखता है, ये हमें दिखता है कि इसने सीलिंग बनाई हुई है फॉरेस्ट की, रूफ बनाई हुई है, छत बनाई हुई है। रूफ मतलब छत बना के रखी है इसने फॉरेस्ट की। ओके, फिर बात करते हैं अंडर स्टोरी। Below the canopy consists of smaller trees and tree saplings. It has comparatively less sunlight. अब जो कैनोपी है उनके पास तो बहुत सारी सनलाइट होगी क्योंकि वो टॉप मोस्ट क्या है, ब्रांचेस हैं एंड लीव्स हैं। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है अंडर स्टोरी। उसके बाद क्या आता है, अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी जो होती हैं वो थोड़े छोटे होते हैं कैनोपी से, और उनके पास सनलाइट थोड़ी कम पहुंच पाती। क्यों बहुत कम पहुंच पाती, क्योंकि वो किससे ढके हुए हैं, वो टॉल ट्री से ढके हुए हैं, वो कैनोपी से ढके हुए हैं, राइट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, कैनोपी है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो रूफ जैसा दिखेगा एंड दैट इज नोन एज कैनोपी। और अंडर स्टोरी क्या होते हैं, जो कैनोपी से थोड़े नीचे होते हैं, बिलो होते हैं कैनोपी के, उन तक सनलाइट
कम पहुंचती है क्योंकि कैनोपी उनको कवर करके रखता है। देन थर्ड लेयर आती है श्रब वाली, which is just below the understory. It consists of mainly mature shrubs and bushes. Okay? क्या अंडरस्टोरी के बाद आते हैं श्रब्स। श्रब्स वाली जो लेयर होती है, लाइन जो होती है, उसमें मैच्योर श्रब्स और बुशेस होती हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्री लेयर, ये कैनोपी हो गया। ओके, ये क्या हो गया, स्मॉल ट्री। ये कौन सा वाला हो गया, ये अंडर स्टोरी हो गया। ये क्या था, कैनोपी। और ये वाली जो लेयर होगी ये कैसी होगी, श्रब वाली लेयर होगी। ओके, श्रब वाली लेयर। Then comes herb layer. The layer is the lower layer of vegetation in forest. Very little sunlight remains for the plants. Herbs जो होती है वो सबसे lowest layer होती है जहाँ पे बहुत कम सनलाइट पहुँच पाती है। ओके, हर्ब्स हमें पता है ये स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, सबसे छोटे पौधे होते हैं, ये पौधे ही बोलेंगे हम इनको, है ना। और इन तक सनलाइट कम पहुँच पाती है क्योंकि कैनोपी ने पूरा ढक के रखा है। उसके बाद अंडर स्टोरी है, अंडर स्टोरी के पास सनलाइट कम पहुंचती है, फिर उससे कम सनलाइट श्रब्स के पास पहुंचती है, और सबसे कम सनलाइट किसके पास पहुंचेगी, हर्ब्स वाली लेयर पे। ओके, देन कम्स फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर, जमीन, मिट्टी, है ना। तो ये किसकी होती है, सॉइल की बनी हुई होती है, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। The ground surface of forest has many kind of small leafless plants such as mosses, liverworts and lichens. Also has many kind of insects and worms. Okay? तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, जैसे हमारे घर का फ्लोर होता है वैसे फॉरेस्ट का भी फ्लोर होता है। वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, लीफलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके पास लीव्स नहीं है, जैसे कि मॉसेस हो गए, लिवरवर्ट्स हो गए, लाइकेन, और काफ़ी सारे हमें कीड़े मकोड़े, वर्म्स, केचुए वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे ही देखने को मिलते हैं। ओके, ये बात करी हमने किसकी, हमने बात करी थी फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर की। ओके, कि टॉप मोस्ट कैनोपी, देन कम्स अंडर स्टोरी, फिर आता है श्रब्स, देन कम हर्ब्स, और जो एकदम फ्लोर होता है उसमें हमें लीफलेस प्लांट्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन क्यों बोला गया है। इसलिए बोला गया है कि फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये घर है बहुत सारे पेड़ और जानवरों का। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के रखती है। कैसे बना के रखती है, क्या होता है ना, प्लांट्स अभी बताया था कि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बनती है, उसको ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। बताओ, बेचारे प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं कि हमें खाना भी दे रहे हैं, हमको ऑक्सीजन भी बना के दे रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतनी हार्मफुल होती है उसको वो अंदर ले रहे हैं, है ना, कि भाई नुकसान ना पहुँचे, मेंटेन करके रख रहे हैं। फिर भी हम क्या करें, हम बेचारे प्लांट्स को काट दे रहे हैं, है ना। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, इसलिए फॉरेस्ट किससे बना हुआ है, जंगल किससे बना हुआ है, प्लांट से। तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के रखती है। तो डायरेक्टली कौन हो गया, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छे बारिश के लिए। ओके, फॉरेस्ट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना पानी के साथ। तो ये क्या करता है, मिट्टी को बहने नहीं देता, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती हैं कि भाई तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ओके, फॉरेस्ट अब्सॉर्ब रेन वाटर एंड हेल्प्स टू मेंटेन वाटर टेबल। फॉरेस्ट जो है
वो रेन वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो रेन वाटर को अब्जॉर्ब करती है ताकि अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, we get medicinal plants, timber and many other useful products from forest. हमें काफ़ी सारे useful products forest से मिलते हैं। Many people live in forest and forest provide them with food, water, shelter and medicines. काफ़ी सारे कौन होते हैं? इंसान जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है? प्रिवेंट्स अकरेंस ऑफ फ्लड्स, फॉरेस्ट जो है फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। व्हाट डू वी मीन बाय फ्लड्स? फ्लड्स का मतलब होता है वो सुनामी आती है ना जो, उसे फ्लड बोलते हैं। ओके, फ्लड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओके, फ्लड्स को ये प्रिवेंट करते हैं। फ्लड्स को ये कैसे प्रिवेंट करते हैं? फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं ये क्या? वाटर अब्जॉर्ब करके। सॉइल जो होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर और सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो रेन फॉरेस्ट जो होता है वो क्या प्रिवेंट करता है? फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, फ्लड्स मतलब हिंदी में मेरे को याद आ चुका है, बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ हम बोलते हैं कि बाढ़ आ गई है ना, तो कौन प्रिवेंट करता है? फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? वी गेट सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक वुड, स्पाइसेस, गम, ऑयल, हनी, सीलिंग वैक्स, कैटेकू, फॉडर फॉर एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। ओके, तो हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वुड मिलती है ना, हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे घर में जितना भी सामान होता है वो वुड का होता है। स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं। गम मिलता है, वो चिपकाने वाला। ऑयल्स मिलते हैं जो जिससे हम खाना वाना बनाते हैं। हनी भी मिलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। सीलिंग वैक्स क्या होता है? देखा होगा आजकल चल रहा है, पहले चलता था, अगर आपने कोई हिस्टोरिक वो देखा होगा, कोई सा सीरियल, तो वहाँ पे देखते थे कि वो वैक्स से लेटर को चिपका देते थे। एनवेलप को वैक्स से सील करके चिपका देते, अपनी सील लगा देते और वो स्टक हो जाता था। तो वो क्या होता था? सीलिंग वैक्स। वो किससे मिलता है? वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। ओके, कैटेकू, फॉडर क्या होता है? फॉडर जो है वो जानवरों को खाना, जानवरों के खाने को हम फॉडर बोलते हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट्स। कैटेकू क्या होता है? कैटेकू का मतलब होता है जो पान में कत्था डलता है ना, उसे हम कैटेकू बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हम देख चुके हैं, देख लेते हैं और कैसे करते हैं थोड़ा डिटेल में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है कि वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स में भी यही होता है। क्लियर है? यही चीज लिखी है। बट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स इतनी मासूम होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन बना के हमें देते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। वाओ, प्लांट्स कितने प्यारे होते हैं। सो प्लांट्स हेल्प्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना कर रखते हैं। दिस इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। इसलिए हम फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन लंग्स बोलते हैं। ये लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। कैसे ये ग्रीन है? क्यों? बिकॉज ऑफ प्लांट्स। ओके, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए फॉरेस्ट क्या है? ग्रीन लंग्स हैं। चलिए, Why are forestry being cut down increasingly? हम फॉरेस्ट को क्यों काट रहे हैं? ठीक है, फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको क्यों काटा जा रहा है और बहुत जल्दी से क्यों काटा जा रहा है? मतलब
रैपिडली, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जाते हैं फॉरेस्ट को, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन, ओके, मतलब हम फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर रहे हैं। द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन, ठीक है। जब हम बड़े पैमाने में फॉरेस्ट के प्लांट्स को, ट्रीज को कट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीफॉरेस्टेशन। ऐसा नहीं कि एक दो पेड़ हमने काट लिए, हम बहुत सारे पेड़ों को साथ में काट रहे हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रीजंस आर, क्यों है, क्या रीजन है डिफॉरेस्टेशन का? टू ऑब्टेन फायरवुड, फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए। व्हाट इज फायरवुड? जो हम बॉन फायर में आग लगाते हैं ना, जिन लकड़ियों का हम यूज करते हैं, उसको फायरवुड बोलते हैं। टू ऑब्टेन टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर का मतलब होता है कि जो वुड्स, बड़ी वुड्स का पार्ट, मतलब क्या बोलना चाहिए, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होती है, उनको हम टिम्बर बोलते हैं। टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, ओके। अब वुड किस लिए चाहिए? वुड चाहिए पेपर बनाने के लिए भी। तो जिस पेपर में आप एग्जाम लिखते हो, ठीक है, जो कॉपी में आप लिखते हो, उसके पेपर कहाँ से बनते हैं? न्यूज़पेपर के पेपर किससे बनते हैं? वुड से, ओके। टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन, अब हमें क्या चाहिए? हमें एग्रीकल्चर करने के लिए भी लैंड चाहिए, तो इसके लिए भी हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। किस लिए चाहिए? एग्रीकल्चर करने के लिए। कल्टीवेशन मतलब जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना, हम क्रॉप्स को क्या उगाते हैं, हम वीट राइस को उगाते हैं, तो दैट इज नोन एज कल्टीवेशन। अब खाना उगाने के लिए, ग्रेन्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए। फार्मिंग करने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो लैंड कहाँ से मिलेगा? जब हम पेड़ों को काटेंगे तो हमें लैंड मिल जाएगी। टू क्लियर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउस, इंडस्ट्रीज, अब घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए तो कितने ही पेड़ काटे जाते हैं, है ना। अगर कुछ कहीं का रोड बनना है, कहीं की रोड बननी है, तो अगर वहाँ पे पेड़ है बड़ा सा, तो उसको काट के अलग कर दिया जाता है। हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, अच्छी बात है, बट कैसे हो रहा है? हम अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं, ओके। हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, हमें कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है, अगर हमें कुछ नई चीज़ बनानी है, कोई कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे, ओके। और अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? जब हमारे प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गर्मी, हीट वेव्स, ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये इन्हीं के कारण तो हो रही है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते ही जा रहे हैं, हम प्लांट्स को काटते ही जा रहे हैं, ओके। काय के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे रोड बनाना है, हाउस बनाना है, इंडस्ट्रीज बनाना है, कल्टीवेशन के लिए, वुड की हमें ज़रूरत है पेपर बनाने के लिए, टिम्बर बनाने के लिए, फायरवुड के लिए, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एफॉरेस्टेशन तो कोई करता नहीं है, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन होता है कंप्लीट। इस पूरे वीडियो में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है, वो अच्छे से हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ओके। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।